Hello guys, my name is Akash and I welcome you all to my YouTube channel that is Fluent English with Akash. Guys, in this video we shall be discussing a very important chapter of political science class 12th, that is the crisis of democratic order. Okay, this chapter is related to emergency. Okay, so we shall be talking about the emergency which was imposed on 25th June 1975 by the late Prime Minister Indira Gandhi. Okay, so let us start with it. So guys, this is the name of the chapter, that is the crisis of democratic order, chapter number 6, class 12th, political science. Okay, so let us start with it. What is emergency? Emergency is seen as an extraordinary condition in which normal democratic politics cannot function. Therefore, special powers are granted to the government. So इमरजेंसी क्या है? इमरजेंसी वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन है. मतलब इमरजेंसी जब भी आपातकाल की जब एक सिचुएशन आती है तो उस टाइम पे क्या होता है कि जैसे हम लोग हैं, हमारे पास वो सारे डेमोक्रेटिक राइट्स है, सारे फंडामेंटल राइट्स हमारे पास हैं, पर लेकिन जब इमरजेंसी होती है ना, तो जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है, जो नॉर्मल वे में हम लाइफ को जीते, जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है, जो नॉर्मल हम राइट्स को इन्जॉय करते हैं जो हमें गवर्नमेंट ने दिए हैं, उन्हें हम इन्जॉय नहीं कर पाते हैं. वो नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं हो पाती है ना. और जो हमारे पास स्पेशल राइट्स होते हैं, जो हमारे राइट्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स, वो कहीं ना कहीं मतलब वो हमसे छीन लिए जाते हैं और गवर्नमेंट के पास एक स्पेशल पावर आ जाती है. तो इमरजेंसी इज सीन एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन in which normal democratic politics cannot function. So what is emergency? Basically emergency is a constitutional provision. Okay, and it is a time when the government has some special powers so that it can abridge the fundamental rights of people so as to give effect to some really important things. Okay, अब हम पढ़ेंगे इमरजेंसी से रिलेटेड जो प्रोविज़न होते हैं कि इमरजेंसी रिलेटेड प्रोविज़न. ठीक है गाइस, तो पहले हम बात करेंगे 3 आर्टिकल्स के बारे में. तो बात करते हैं आर्टिकल नंबर 352. एंड गाइस, वन थिंग आई वांट टू टेल यू दैट व्हेन यू रीड अ चैप्टर, व्हेन यू अंडरस्टैंड अ कॉन्सेप्ट, then it is important for all of you to understand each and every detail of that chapter. Okay, you need to understand that chapter in detail, क्योंकि फिर वो आपको यूपीएससी वगैरह या फिर और भी स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में काम आने वाला है. तो इमरजेंसी रिलेटेड प्रोविज़न देख लेते हैं. आर्टिकल 352 पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ इट. ठीक है, आर्टिकल 352 है कि द प्रेजिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन. सो द प्रेजिडेंट कैन डिक्लेयर, मतलब जो प्रेजिडेंट है वो डिक्लेयर कर सकते हैं इमरजेंसी जब भी एक्सटर्नल एग्रेशन हो. मतलब कि अगर मान लो कोई दूसरा देश हम पे अटैक कर दे, फॉर एग्जाम्पल अ कंट्री अटैक्स ऑन अस, मतलब कोई दूसरी कंट्री हमारे ऊपर अटैक कर दे, हमारी सॉवरेनिटी को, हमारी फ्रीडम को हैम्पर करने की कोशिश करे, तब हमारा ये आर्टिकल 352 लग सकता है. या फिर मतलब आप मान लो किसी दूसरी कंट्री ने आर्म्ड रेबेलियन स्टार्ट कर दिया, फिर हमारे खुद के देश में मतलब इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गया, मतलब हमारी खुद की कंट्री में दंगे हो गए हैं, है ना, लोग लड़ने लग गए हैं, आर्म्ड रेबेलियन हो गया है, मतलब लोगों ने हथियार उठा लिए, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं. तो इस सिचुएशन में हमारी इमरजेंसी लग सकती है. तो आर्टिकल 352 कहता है कि अगर एक्सटर्नल एग्रेशन होगा, अगर बाहर से कोई दूसरी कंट्री हम पे अटैक करेगी, या फिर हमारी खुद की कंट्री में अगर कोई ऐसे सिविल वॉर वाले अगर कोई ऐसे चांसेस होते हैं, तो इमरजेंसी लग सकती है. एंड देन कम्स आर्टिकल 356. व्हाट इज़ इट? देखो, अगर कोई स्टेट अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता, इन केस अ स्टेट इज़ नॉट एबल टू फंक्शन प्रॉपरली, देन द यूनियन गवर्नमेंट कैन टेक द स्टेट मशीनरी इन इट्स हैंड. है ना. अब क्या हो सकता है, अगर मान लो कोई स्टेट अच्छे से प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहा, है ना, मान लो ए स्टेट है, एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो ए स्टेट है, वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा,
तो उस स्टेट का जो पूरा जो लेखा जोखा है, मतलब उस स्टेट का जो पूरा मशीनरी है, उस स्टेट का जो पूरा कंट्रोल है, वो कौन ले लेता है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट, वो केंद्र सरकार अपने अंडर ले लेते, फिर वो मतलब वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल आ जाता है, प्रेसिडेंट्स रूल। ठीक है, अब देखो, अब हम करेंगे आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 क्या है कि द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, कि प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है जब भी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हो, जब भी हमारे कोई क्रेडिट को लेकर या फिर कोई मान लो फाइनेंस को लेकर, पैसे को लेकर अगर कोई बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है तो हमारा इमरजेंसी लग सकता है। तो हमारी इमरजेंसी के 3 प्रोविज़न है, 3 आर्टिकल से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट। आर्टिकल नंबर 352, आर्टिकल नंबर 356 और आर्टिकल नंबर 350 360। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझने आ गया होगा। अब हम बात करेंगे कि हमारी इंडिया में देखो 3 बार इमरजेंसी लग चुकी है। ठीक है, सो 3 टाइम्स अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी हैज़ बिन डिक्लेयर्ड इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस जब से हमें मिली है उस तब से 3 बार इमरजेंसी लग चुकी है। पहली बार कब लगी थी? सो फर्स्ट टाइम इट वॉज इम्पोज्ड ड्यूरिंग द वॉर ऑफ इंडो चाइना फ्रॉम 26 अक्टूबर 1962 टू 10 अक्टूबर 1968। पहली बार ये इंडिया और चाइना की वॉर के टाइम पे लगा था, जब हमारा इंडिया और चाइना का वॉर हुआ था। कब से कब तक? 26 अक्टूबर 1962 से 26 अक्टूबर 1962 से 10 अक्टूबर 1968 तक ये इमरजेंसी लगा था। ठीक है ना, और उस टाइम पे ये बोला गया था, देखो उस टाइम पे इमरजेंसी क्यों लगा था? उस टाइम पे इसलिए लगा था क्योंकि बाहर से क्या हो रहा था, बाहर किसी दूसरी कंट्री से हमें थ्रेट था, हमें खतरा था। ठीक है, सो देयर वॉज अ थ्रेट टू इंडिया फ्रॉम चाइना, तो चाइना से इंडिया को खतरा था। तो एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से, है ना, ड्यू टू एक्सटर्नल एग्रेशन इमरजेंसी वॉज इम्पोज्ड, है ना। तो इट वॉज द फर्स्ट टाइम कि इमरजेंसी हमारे इंडिया में लगी थी। अब उसके बाद देखते हैं जो सेकेंड बार जो हमारा इमरजेंसी लगा था, वो लगा था हमारा देखो सेकेंड बार जो हमारा इमरजेंसी लगा था, देखो द सेकेंड टाइम इट वॉज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द इंडो चाइना वॉर फ्रॉम 3 टू 17 दिसंबर 1971। अब क्या हुआ? देखो दूसरी बार भी इंडिया और चाइना, मतलब नॉट इंडिया चाइना, बट दूसरी बार क्या हुआ, यहाँ पे चाइना लिख रखा है मैंने, इसे आप काट लो। ठीक है, इट इज़ नॉट चाइना बट इट इज़ पाकिस्तान। ठीक है, हमारी एक वॉर हुई थी पाकिस्तान के साथ 1971 में। वो वॉर हुई थी हमारी बांग्लादेश को लेकर, कि मतलब पहले ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान होते थे। तो वेस्ट पाकिस्तान वाले ईस्ट पाकिस्तान वालों को परेशान कर रहे थे कि आप अपना लैंग्वेज नहीं बोल सकते। सो द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान दे वर ऑफ द व्यू दैट दे वुड ओनली बी यूजिंग बंगाली लैंग्वेज एंड दे वुड ओनली बी फॉलोइंग द बंगाली कल्चर। ठीक है, बट लेकिन जो वेस्ट पाकिस्तान वाले थे ना, वो दे वर नॉट अग्री। ठीक है, वो अग्री नहीं थे, वो नहीं चाहते थे कि ये बंगाली कल्चर या बंगाली लैंग्वेज को बोले। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1971 में वॉर हुआ था, और फिर बाद में जो ईस्ट पाकिस्तान था वो बांग्लादेश बन गया था। ठीक है, इंडिया इसमें जीत गया था। तो इंडिया और पाकिस्तान की वॉर के टाइम पर भी हमारा इस तरीके से इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ था 3 टू 17 दिसंबर 1971 तक। और फिर बाद में जो हमारा तीसरी बार जो हमारा इमरजेंसी लगा था, सो द थर्ड टाइम द इमरजेंसी वॉज इम्पोज्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी। कब लगा था हमारा इमरजेंसी? 25 जून 1975। ठीक है, और इमरजेंसी क्यों लगा था? सो शी गेव the reason, she reasoned that emergency is imposed because of internal disturbances। इंदिरा गांधी ने बोला internal disturbances है कंट्री में, इसलिए क्या हो रहा है, इसलिए हम इमरजेंसी डिक्लेयर कर रहे हैं। तो ये 3 बार, सो दिस वॉज द 3 टाइम्स स्टेट ऑफ इमरजेंसी हैज़ बिन डिक्लेयर्ड इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। ये 3 बार था कि हमारी इमरजेंसी हमारी डिक्लेयर हुई थी। ठीक है, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको जानना बहुत ज़रूरी थे। ठीक है ना, सो व्हेन यू अंडरस्टैंड द चैप्टर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स, टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ दैट चैप्टर। ओके, इट कुड बी द कर्सरी डिटेल एज वेल।
Okay, now let us start with the economic context behind imposing emergency. Up, what was the reason behind imposing emergency? So one of the reasons was the economic context. तो क्या रीज़न था इमरजेंसी इम्पोज करने का? तो पहला रीज़न था इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट कि क्या था। तो देखो उस टाइम पे क्या हुआ था, 1971 के इलेक्शंस हुए थे, ठीक है, 1971 के इलेक्शंस हुए थे और कांग्रेस ने क्या दिया था, कांग्रेस ने एक स्लोगन दिया था गरीबी हटाओ का। सो कांग्रेस हैड गिवन द स्लोगन गरीबी हटाओ। हाउएवर द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन डिड नॉट इम्प्रूव। लेकिन जो सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन है, जो लोगों के हालात है, वो इम्प्रूव नहीं हुए। और तो और बांग्लादेश जब आया, मतलब जो ये हमारा ईस्ट पाकिस्तान था जो बाद में बांग्लादेश बन गया, बांग्लादेश हैड कम फॉर हेल्प, है ना। सो a large number of refugee came to India so as to seek shelter over there। और वो इंडिया से हेल्प मांगने आया। कौन? बांग्लादेश इंडिया से हेल्प मांगने आया। और वो इतने ज़्यादा रिफ्यूजी आ गए दैट इट हैड पुट हैवी स्ट्रेन ऑन इंडियाज़ इकोनॉमी। इंडिया की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा क्योंकि एक साथ इतने सारे रिफ्यूजी आ गए थे। द यूएस गवर्नमेंट ऑल्सो स्टॉप्ड ऑल एड टू इंडिया। तो यूएस गवर्नमेंट ऑल्सो स्टॉप्ड हेल्पिंग इंडिया। यूएस ने भी इंडिया को हेल्प करने से मना कर दिया। ऑयल के प्राइसेस बढ़ने लग गए। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, ठीक है ना। द प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज ऑल्सो इंक्रीज्ड, ठीक है, प्राइसेस बढ़ गए। और ये इट वॉज़ द टाइम ऑफ ग्रेट हार्डशिप, बहुत ज़्यादा मुश्किलों भरा समय था। इंडस्ट्रियल ग्रोथ, जो मतलब इंडस्ट्री जो प्रोडक्शन करती थी वो कम हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गार बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। और मतलब बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान हो रहा था। एक्सपेंडिचर वॉज रिड्यूस्ड और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कम हो गया, मतलब खेती बाड़ी में बहुत ज़्यादा कमी आ गई, ठीक है। और जो नॉन कांग्रेस पार्टीज़ थी, द नॉन कांग्रेस पार्टीज़ दे लेड पॉपुलर प्रोटेस्ट्स। मतलब जो नॉन कांग्रेस पार्टीज़ थी, मतलब ऐसी पार्टीज़ जो कांग्रेस में नहीं थी, उन्होंने मतलब वो सब एक साथ आए एंड दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट कांग्रेस। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, आंदोलन करना स्टार्ट कर दिए। और मतलब आर्म्ड इंसरेक्शन, मतलब एक ऐसी सिचुएशन सी बन गई थी कि बिल्कुल एकदम जैसे कहते हैं ना कि लोग बिल्कुल सिविल वॉर तक की सिचुएशन उस टाइम पे आ गई थी। बहुत ज़्यादा मतलब वायलेंट होते जा रहा था ये, मतलब उस टाइम पे ये, ठीक है, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वायलेंट होता जा रहा था लोगों का जो ये मूवमेंट थे, प्रोटेस्ट्स थे। तो ये और भी ज़्यादा वायलेंट ना हो, तो इसीलिए ये इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ी। इंदिरा गांधी जी ने इस तरीके से बताया कि ये रीज़न था। अब हम बात करेंगे गुजरात एंड बिहार मूवमेंट कि व्हाट वाज गुजरात एंड बिहार मूवमेंट। लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज़ इट। ठीक है, गुजरात एंड बिहार मूवमेंट में तो यही था, पढ़ लेते हैं इसे। देखो, गुजरात मूवमेंट पहले हम देखेंगे। सो वी शैल बी डिस्कसिंग गुजरात मूवमेंट फर्स्ट। सो व्हाट इज़ इट? ठीक है, इन गुजरात स्टूडेंट्स स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट राइजिंग प्राइजेस। गुजरात में बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने बढ़ते हुए जो फूड ग्रेन्स के जो प्राइसेस हैं उन पे बढ़ते हुए प्राइजेस पे प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दी। कुकिंग ऑयल का जो प्राइस बढ़ रहा था उस पर प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। जो एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज अगर उन पे प्राइस बढ़ रहा था तो उसके खिलाफ भी प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करा। और जो अपोजिशन पार्टीज़ थी, जैसे कि जैसे मोरारजी देसाई जो थे अपोजिशन पार्टी के, ठीक है, तो मोरारजी देसाई ने बोला कि अगर अगर गुजरात में अगर दोबारा फ्रेश इलेक्शंस नहीं हो, अगर गुजरात में दोबारा इलेक्शंस नहीं होते तो वो एक इनडेफिनाइट फास्ट पे चले जाएंगे। तो वो मतलब बहुत लंबे वो एक फास्ट पे चले जाएंगे और फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और फिर बाद में इतनी ज़्यादा टेंस सिचुएशन में इलेक्शंस वर कंडक्टेड, ठीक है, इलेक्शंस वर हेल्ड। और फिर इससे क्या हुआ कि कांग्रेस हार गई, ठीक है, इस तरीके से। और वहाँ पे मतलब इस तरीके से कांग्रेस वहाँ पर हार जाती है। अब हम बात करेंगे बिहार मूवमेंट। देखो, जो बिहार मूवमेंट था, इट वाज अगेन लेड इट वॉज अगेन फॉट ड्यू टू राइजिंग प्राइजेस। बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ रहे थे, फूड स्कारसिटी, फूड की कमी पड़ रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गार ज़्यादा था, करप्शन था,
तो जयप्रकाश नारायण जेपी वॉज द वन हु वॉज इनिशिएटिंग द बिहार मूवमेंट, ठीक है। सो ही डिमांडेड अ डिसमिसल ऑफ कांग्रेस। वो चाहता था कांग्रेस पार्टी बिल्कुल हट जाए बिहार में से, है ना। और वो चाहता था कि वो मतलब जेपी वॉज द वन हु वांटेड टू ब्रिंग अबाउट अ टोटल रेवोल्यूशन इन सोशल इकोनॉमिक एंड political sphere. So JP was the one who wanted to bring such changes in the society, in the societal pattern. सो जेपी जो था वो टोटल एक टोटल रेवोल्यूशन लाना चाहता था। टोटल रेवोल्यूशन मतलब क्या, कि पूरा का पूरा चेंज लाना चाहता था, चाहे वो सोशल एक स्फेयर में हो, चाहे वो इकोनॉमिक स्फेयर में हो, चाहे पॉलिटिकल स्फेयर में हो। वो पूरे एक रेवोल्यूशन लाना चाहते, एक क्रांति टाइप लाना चाहता था वो, है ना। पर लेकिन क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि वो रिज़ाइन नहीं करेंगे, कांग्रेस ने मना कर दिया कि वो रिज़ाइन नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है रेलवे स्ट्राइक, ठीक है। अब क्या हुआ कि द नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर railway men's struggle led by George Fernandez gave a call for nationwide strike for bonus and service conditions. अब क्या हुआ, जॉर्ज फर्नांडेज ही वॉज द वन हु स्टार्टेड लीडिंग द प्रोटेस्ट against the government, okay, and it was then declared illegal. अब वो जो protest वो कर रहे थे, the protest which was led by this person, this he is George, okay. So this protest by him along with the rest of the members of this protest, okay, so this protest was declared illegal और कई सारे जो लीडर्स थे, many leaders were arrested, ठीक है ना। और ये प्रोटेस्ट इसलिए करा जा रहा था ताकि इन लोगों को बोनस मिले और इनकी सर्विस कंडीशंस को इम्प्रूव करा जाए। आई होप ये क्लियर होगा रेलवे स्ट्राइक वाला। नाउ अब हम पढ़ेंगे द नेक्सलाइट मूवमेंट, ठीक है, द नेक्सलाइट मूवमेंट। तो पढ़ लेते द नेक्सलाइट मूवमेंट। तो देखो द नेक्सलाइट मूवमेंट क्या है, ये गाइस मूवमेंट की स्पेलिंग सही कर लेना, ठीक है, ये टाइपिंग एरर है, मूवमेंट, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। देखो 1967 में क्या हुआ कि एक पेजेंट अपराइजिंग स्टार्ट हुई। क्या स्टार्ट हुई, एक पेजेंट अपराइजिंग स्टार्ट हुई, ठीक है। तो 1967 में एक पेजेंट अपराइजिंग स्टार्ट हुई, ठीक है। और वो जो स्टार्ट हुई थी पेजेंट अपराइजिंग, वो नक्सलबाड़ी पुलिस स्टेशन में हुई थी। जो एरिया था वो था दार्जिलिंग हिल्स। कौन से डिस्ट्रिक्ट में, वेस्ट बंगाल में। तो ये वो प्लेस था, देखो लोकेशन बता रखे कि एक किसानों ने मतलब जो पेजेंट्स थे उन्होंने एक पूरा आंदोलन करा, एक पूरा मूवमेंट चलाया नक्सलबाड़ी पुलिस स्टेशन के आसपास, जो कि दार्जिलिंग हिल्स में है, डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल। अब ये जो था ना, ये पूरा जो मूवमेंट था ये कम्युनिस्ट पार्टी ने चलाया था, ठीक है। और बाद में ये मूवमेंट जो था वो इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में फैल गया एंड देन इट वाज देन कॉल्ड एज द नेक्सलाइट मूवमेंट। इट वाज देन स्टार्टेड टू बी नोन एज द नेक्सलाइट मूवमेंट, ठीक है। इसको फिर नेक्सलाइट मूवमेंट बोलने लग गए, नक्सलबाड़ी आंदोलन कुछ इस तरीके से हिंदी में बोलते हैं। और 1969 में जो ये था, ये जो नेक्सलाइट मूवमेंट था, दे ब्रोक ऑफ फ्रॉम द पार्टी एंड फॉर्म्ड कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट एंड लेनिनिस्ट, है ना। फिर बाद में ये क्या बन गए, ये मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट इन्होंने बन गए। मतलब ये उस जो पहले इनकी जो प्रीवियस पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी, उनसे ब्रेक कर उनसे टूट कर ही इन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट, ठीक है। और ये जो पूरा जो मूवमेंट चलाया जा रहा था ये चारू मजूमदार की लीडरशिप में चलाया जा रहा था। 1 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो चारू मजूमदार की ये गाइडेंस में पूरा मूवमेंट चलाया जा रहा था। आई होप इट इज़ क्लियर। अब आगे देख लेते हैं अब इसमें क्या रहा था कि जो मतलब नेक्सलाइट मूवमेंट में क्या बता रहे थे ये लोग, कि ये लोग क्या कर रहे थे कि जो रिच लैंड ओनर्स हैं, मतलब जो बड़े बड़े ज़मींदार हैं, उनसे ज़मीन छीन कर गरीबों को और जिनके पास ज़मीन बिल्कुल नहीं उनको बांटी जा रही थी। तो इट हैज़ यूज्ड फोर्स टू स्नैच लैंड फ्रॉम द रिच लैंड ओनर्स एंड गिव इट टू द पुअर एंड द लैंडलेस। मतलब जो बहुत ज़्यादा पुअर लोग हैं, जो लैंडलेस लोग हैं, उनको ये मतलब ये ज़मीनें दी जा रही थी।
तो ये जो गरीब लोग थे, नॉट द गरीब लोग बट ये जो लोग थे जो इस नक्सलाइट मूवमेंट में इन्वॉल्व्ड थे, ठीक है, तो ये लोग ना वायलेंट मीन्स मतलब हिंसाग्रस्त, मतलब आप समझ लो कि वायलेंट बहुत ज़्यादा मतलब एग्रेसिव तरीक़ों से ये मतलब कि अपना काम करवाते थे लोगों, मतलब लोगों से ज़बरदस्ती उनका लैंड छीन कर इन लोगों को देते थे, किस तरीके से ये था। और अब जो ये है ये बाद में फिर से दोबारा से ये अपनी प्रीवियस पार्टी में से टूट कर ये बना CPIML, दैट इज़ कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सिस्ट, लेनिनिस्ट और लिबरेशन। फिर बाद में देखो पहले कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट थी, फिर बाद में कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट बनी, फिर बाद में और टूट कर क्या बनी, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट, लेनिनिस्ट और लिबरेशन, ठीक है। तो ये अराउंड आप कह सकते हो अराउंड, एक मिनट, ओके, तो अराउंड देखो अराउंड 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कुछ ऐसे 75 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि इस नक्सलाइट मूवमेंट की वजह से अफेक्टेड है, प्रभावित हैं। तो ये नक्सलाइट मूवमेंट था जिसमें अब मैंने आपको बताया कि किस तरीके से नक्सल बाड़ी ये एरिया में चल रहा था चारू मजूमदार के द्वारा। अब हम पढ़ेंगे कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी, कि क्या कॉन्फ्लिक्ट था बेसिकली, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें क्या बता रखा है कि जुडिशरी जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है और जो हमारा पार्लियामेंट, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। वो क्या कॉन्फ्लिक्ट है? पहला कॉन्फ्लिक्ट क्या आया कि क्या पार्लियामेंट, कैन द पार्लियामेंट अब्रीच फंडामेंटल राइट्स, सो कैन द पार्लियामेंट चेंज और ऑल्टर फंडामेंटल राइट्स। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, आप नहीं कर सकते। तो पार्लियामेंट ने बोला क्या हम फंडामेंटल राइट्स को थोड़ा चेंज कर सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, आप नहीं कर सकते हैं। सेकेंडली फिर पार्लियामेंट ने बोला कि क्या हम राइट टू प्रॉपर्टी को कर्टेल कर सकते हैं, क्या हम राइट टू प्रॉपर्टी को थोड़ा मतलब उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करके या फिर उसको हटा सकते हैं एक अमेंडमेंट करके, बाय मेकिंग एन अमेंडमेंट। तो कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट कोई भी ऐसा अमेंडमेंट नहीं कर सकती जिससे राइट्स जो है, राइट्स को कोई नुकसान पहुंचे, राइट्स कर्टेल्ड हो। थर्ड था कि पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करा, सेइंग दैट इट कैन अब्रीच फंडामेंटल राइट्स फॉर गिविंग इफेक्ट टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब पार्लियामेंट ने बोला कि वो ना फंडामेंटल राइट्स को ना मतलब अब्रिज कर सकती है, काट छाट कर सकती है, उसमें मॉडिफिकेशन कर सकती है। क्यों? ताकि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को वो मतलब प्रभाव में ला सके, सो एज टू गिव इफेक्ट टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, ये मैंने आपको अपनी पहले वाली वीडियो में बताया था। देखो ये पहले वाली वीडियो में बताया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होता है। एक होता है फंडामेंटल राइट्स और एक होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। फंडामेंटल राइट्स वो होता है जिसके लिए अगर मान लो इफ़ एनी ऑफ योर फंडामेंटल राइट इज़ वायलेटेड, देन यू कैन डायरेक्टली गो सो एज टू लॉज एन FIR, सो एज टू लॉज FIR अगेंस्ट दैट। आप उसके खिलाफ FIR दर्ज करा सकते हो अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट को अगर किसी ने वायलेट करा है। बट इफ़ आई टॉक अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो ऐसा नहीं कि अगर आप ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये बहुत ज़्यादा नंबर में होता है, ये बहुत सारे होते हैं। अगर आपको कोई डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अगर वायलेट हुआ है तो यू कैन नॉट गो फॉर जुरिस्डिक्शन। आप नहीं जा सकते सुप्रीम कोर्ट में, कह सकते कि हाँ यार मेरा मतलब ये वाला जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मेरा ये वायलेट करा है इस बंदे ने, तो अब फटाफट इसको तुम पनिशमेंट दे दो। नो, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को ये जुरिस्डिक्शन में नहीं रखा जाता है इसे। मतलब आप सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट में नहीं जाके बोल सकते कि आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वायलेट हुआ है। तो पार्लियामेंट ने बोला कि क्या वो फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल कर सकती है, थोड़ा चेंज कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है, ताकि वो मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इफेक्ट में लाए। तो कोर्ट ने ये प्रोविज़न भी रिजेक्ट कर दिया। और फिर बाद में मतलब ये देखो पार्लियामेंट ने 3 बातें कही और तीनों बातों को कोर्ट ने मतलब मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, है ना। सो द पार्लियामेंट हैड मेड 3 प्रोविजंस बट देन द कोर्ट अवॉइडेड और यू कैन से curtailed ईच वन ऑफ देम।
तो अब दिस केस कल्मिनेटेड इनटू अ वेरी फेमस केस, दैट इज केशवानंदा भारती केस। तो फिर इस पूरे केस को एक नाम दिया गया केशवानंदा भारती केस, ठीक है ना। और जब पार्लियामेंट की बात नहीं मानी गई थी तो इसका ये एक इम्पैक्ट पड़ा कि एक बार वो थे A.N. राव। तो A.N. राव वॉज द पर्सन हु वॉज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस, ठीक है। उनको चीफ जस्टिस बना दिया गया। तो कोर्ट में एक 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 प्रोसेशन होता है कि अगर मान लो जो बंदा सीनियर है सबसे, तो पहले वो जज बनेगा, ठीक है। तो A.N. राव को जज बना दिया गया, पर A.N. राव से पहले भी 3 ऐसे लोग थे जो A.N. राव से भी सीनियर थे। सो द गवर्नमेंट अवॉइडेड द सीनियोरिटी, ठीक है, द सीनियोरिटी ऑफ द 3 जजेस। उन्होंने उनकी मतलब जो 3 जज जो सीनियर थे A.N. राव से, उनकी जो ये सीनियोरिटी थी उसको अवॉइड कर दिया और A.N. राव को चीफ जस्टिस बना दिया। तो ये इसके इम्पैक्ट पड़े, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डेक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, कि इमरजेंसी का डेक्लेरेशन कैसे हुआ, ठीक है। आइए पढ़ते हैं। अब देखो 12 जून 1975 में क्या हुआ। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा इलाहाबाद कोर्ट के, मतलब जो जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के, ही पास्ड अ जजमेंट डिक्लेयरिंग इंदिरा गांधी's election to the Lok Sabha invalid. So he said that Indira Gandhi has contested elections to the Lok Sabha, and I am considering her elections to be invalid. तो उसने क्या बोला, इन्होंने एक जजमेंट दी कि इंदिरा गांधी ने अभी अभी इलेक्शंस हुए लोकसभा के, और मैं इंदिरा गांधी के जो इलेक्शंस है ना, मैं ये वर्डिक्ट दे रहा हूँ कि इंदिरा गांधी के ने जो इलेक्शंस लड़े हैं ये इनवैलिड है। द इलेक्शंस लेड बाय इंदिरा गांधी वर कंसीडर्ड एज टू बी नल एंड वॉइड, मतलब उनको कैंसिल कर देगा, उनको इनवैलिड बता दिया गया। अब ऐसा क्यों इन्होंने इनवैलिड बताया, क्योंकि राज नारायण ने एक पेटिशन साइन करी थी। क्या पेटिशन दी थी इन्होंने, एक सोशलिस्ट लीडर थे जो कि इंदिरा गांधी के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ रहे थे 1971 में। उन्होंने उन पे ये इल्ज़ाम लगाया, तो ही ब्लेम्ड इंदिरा गांधी, ठीक है। ही हैड इम्पोज्ड an allegation on Indira Gandhi that she has used the services of the government servants in her election campaign. उन्होंने क्या इल्ज़ाम लगाया इंदिरा गांधी पे कि इंदिरा गांधी ने गवर्नमेंट जो सरकारी जो सर्वेंट होते हैं, सर्वेंट इन द सेंस जैसे कि जो सिविल सर्विसेज के या फिर जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, उनकी सर्विसेज को इंदिरा गांधी ने यूज़ करा है इलेक्शन कैंपेन में, इलेक्शन लड़ते वक्त। द गवर्नमेंट सेड दैट शी वॉज नो मोर एन MP। गवर्नमेंट ने ये वर्डिक्ट दिया कि वो अब एक MP नहीं रह सकती, ना वो प्राइम मिनिस्टर रह सकती हैं, ठीक है। और उनको 6 महीने के अंदर, so she would have to be elected, she would have to get this position of MP within 6 months। उनको ये बोला गया कि आपको 6 महीनों के अंदर अंदर ये MP इलेक्ट होना पड़ेगा, ठीक है। और फिर उनको ये बोला गया कि आप एक MP तो नहीं रह सकती, ना आप एक प्राइम मिनिस्टर रह सकती, पर लेकिन आप बिल्कुल जो लोकसभा की प्रोसीडिंग्स में आप शामिल हो सकते हो। सो the judge said that you can neither be an MP nor the Prime Minister of India, but you can surely take part in the proceedings of the Lok Sabha। तो ये था डेक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। तो ये एक पेटिशन आया था, किनके खिलाफ आया था, इंदिरा गांधी के खिलाफ। फिर किसने दिया था, राज नारायण ने, बिकॉज ही वॉज ऑफ द व्यू दैट इंदिरा गांधी हैज़ यूज्ड द सर्विसेज ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स, ठीक है। गवर्नमेंट सर्वेंट्स की सर्विसेज को इन्होंने यूज़ करा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्राइसिस एंड रिस्पॉन्स, ठीक है। क्या है इस टॉपिक में देख लेते हैं। ओके, देखो जयप्रकाश नारायण थे जिन्होंने बिहार मूवमेंट भी चलाया था, ठीक है। तो इन्होंने एक नेशन वाइड सत्याग्रह चला दिया, मतलब इन्होंने पूरे देश में एक सत्याग्रह चलाया। सो ही प्रेस्ड फॉर अ नेशन वाइड सत्याग्रह,
ठीक है। सो उन्होंने एक मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन, उन्होंने एक बहुत बड़े एक लार्ज नंबर में लोगों को इकट्ठा करा। सो ही कलेक्टेड पीपल इन दिल्लीज रामलीला ग्राउंड, दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में लोगों को इकट्ठा करा। ओके। और उन्होंने क्या करा, उन्होंने फिर पुलिस से और जो सरकारी एम्प्लॉयज़ है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनको बोला कि प्लीज़ स्टॉप ओबेइंग दीज इलीगल एंड इमोरल ऑर्डर्स। उन्होंने बोला कि जो कांग्रेस पार्टी के जो इलीगल और इमोरल ऑर्डर्स हैं उनको मानना बंद कर दो, ठीक है ना। और फिर इंदिरा गांधी को ये लगने लग गया, क्योंकि देखो हर चारों तरफ से फ्रॉम ऑल द साइड्स शी वॉज गेटिंग ऑपोजिशन, उनको ऑपोजिशन फेस करना पड़ रहा था, उनको कई बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा था। क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा था। गुजरात मूवमेंट हुआ, बिहार मूवमेंट हुआ, फिर ये जयप्रकाश नारायण ने ये इतना बड़ा दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में लोगों को इकट्ठा कर रहे थे। फिर ये जो जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा का जो वर्डिक्ट था कि वह अब एक MP नहीं रह सकती, एक प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकती, तो इतने सारी जो चीज़ें हो चुकी थी, तो इंदिरा गांधी को मतलब शी फेल्ट रियली टेरिफाइड, उनको बहुत डर सा लगा। और एंड देन शी इम्पोज्ड a state of emergency on grounds of external threat और a threat of internal disturbances। उन्होंने बोल दिया कि हमारे देश को एक्सटर्नल थ्रेट है और हमारे देश में इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हैं, मतलब आंतरिक, मतलब बहुत ज़्यादा देश के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है, ठीक है, कुछ भी स्टेबल नहीं है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसलिए हम इमरजेंसी डिक्लेयर कर रहे हैं। और उन्होंने एक स्पीच भी दी थी इसमें कि वी आर इम्पोजिंग अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी एंड देर इज़ नो नीड टू बी पैनिक, कि कोई ज़रूरत नहीं है पैनिक होने की, हम इमरजेंसी डिक्लेयर कर रहे हैं। और उस टाइम पे क्या हुआ कि जब इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई, वंस एन इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड, देखो होता क्या है कि अगर एक बार इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है, सो वंस एन इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड, फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स रिमेन प्रैक्टिकली सस्पेंडेड। तो होता क्या है गाइस कि हमारी जो पावर्स होती है ना, वो इस तरीके से बटी होती है कि देखो सेंट्रल गवर्नमेंट है, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट होती है, फिर हमारी होती है लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये एक पिरामिड बनता है, ठीक है, एक जो पिरामिड बनता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में, कि पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पावर्स का एलोकेशन होता है, डिवाइड होती है पावर्स, कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ पावर है, और ऐसे ही कुछ पावर लोकल गवर्नमेंट के पास है। तो ये जो पावर्स होती है ये ख़त्म हो जाता है, सारी पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाती है। सो व्हेन इट कम्स टू इमरजेंसी, ऑल द पावर्स कम इन द हैंड्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। So this federal distribution, becomes completely suspended। इसको हटा दिया जाता था कुछ दिनों के लिए जब तक इमरजेंसी है। और सेकेंडली गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो कोई भी या फिर सारे ही फंडामेंटल राइट्स को लोगों के ले सकती हैं। और उस टाइम पे इंदिरा गांधी शी गोज़ टू प्रेसिडेंट फ़खरुद्दीन अहमद। इंदिरा गांधी फ़खरुद्दीन अहमद के पास जाती है फटाफट, और फिर वो मतलब कि उनसे बोलती है, शी आस्क्ड हिम कि आप इमरजेंसी के लिए मतलब इस तरीके से डिक्लेयर कर दो। तो इन्होंने क्या करा, वर्बली ही इमरजेंसी मतलब इन्होंने डिक्लेयर करवा दी, ठीक है। अब देखो जब इमरजेंसी डिक्लेयर होती है, सी व्हेन इट कम्स टू डिक्लेयरिंग a state of emergency, then it is very important to hold meetings with the cabinet, with the cabinet, and then discuss the entire reason that why is the emergency being declared, कि इमरजेंसी क्यों डिक्लेयर हो रही है। देखो जब इमरजेंसी डिक्लेयर होनी होती है तो पूरा पार्लियामेंट की मीटिंग बुलाई जाती है और पूरे कैबिनेट की मीटिंग बुलाई जाती है, फिर इन लोगों से पूछा जाता है कि मतलब सारे रीज़न इन्हें बताए जाते हैं और पूरी डिस्कशन होती है अच्छे तरीके से, फिर वो एक रिटर्न में मतलब डिक्लेयर करी जाती है अगर इमरजेंसी पर। लेकिन यहाँ पे कोई रिटर्न वगैरह में नहीं करी गई थी डिक्लेयर। और उसी दिन क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिसिटी थी सभी न्यूज़पेपर्स की वो डिस्कनेक्ट कर दी गई। उस टाइम पे प्रेस वगैरह हुआ करती थी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उस टाइम पे थी नहीं, बहुत थी भी तो शायद एकदम मिनिमल थी, बिल्कुल ना के बराबर आप कह लो कि, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल काट दी गई
और जितने भी जो ऑपोजिशन के लीडर्स थे सुबह सुबह, ऑल ऑफ देम वर अरेस्टेड एंड पुट इनटू जेल्स, उन सबको अरेस्ट करा गया, जेल में बंद करा गया। और कैबिनेट को इसके बारे में 26 जून को पता लगा, 26 जून को कैबिनेट जो होती है कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई, और 26 जून को सुबह 6 बजे उन्हें इसके बारे में पता लगा, है ना। सो द कैबिनेट गॉट टू नो अबाउट द स्टेट ऑफ इमरजेंसी एट 6 AM ऑन 26 जून। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि इमरजेंसी डिक्लेयर करने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। सो व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिक्लेयरिंग अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी। देखो कॉन्सिक्वेंसेस बस इतने थे कि दिस ब्रॉट द एजिटेशन टू एन एब्रप्ट एंड। अब क्या हो रहा था, जो प्रोटेस्ट चल रहे थे इतने ज़्यादा, फॉर एग्जांपल जयप्रकाश नारायण वॉज लीडिंग अ मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन इन दिल्लीज रामलीला ग्राउंड। तो ये जैसे जयप्रकाश नारायण थे वो एक बहुत ज़्यादा मूवमेंट वो चला रहे थे, तो जो मूवमेंट थे, जो ये एजिटेशन थे, ये ख़त्म हो गए। जो स्ट्राइक्स थी वो बैन हो गई, सारे अपोजिशन लीडर्स को जेल में डाल दिया गया। सेंसरशिप क्या होती है कि जितने भी जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रिसिटी काट दी गई और उनको बोला गया कि आप अपने मन से कुछ भी नहीं छाप सकते। व्हाट इज सेंसरशिप? सी सेंसरशिप इज समथिंग दैट द न्यूज़पेपर्स आर नॉट अलाउड टू प्रिंट एनीथिंग दे वांट, है ना। तो जो दो वो जो होते हैं एडिटर्स होते हैं, वो अपने एडिटोरियल्स में कुछ भी अपने मन से नहीं छाप सकते। सो दे हैड टू आस्क द गवर्नमेंट इन रिटर्न दैट वी वांट टू प्रिंट दिस, कैन वी। तो उनको पहले गवर्नमेंट से पूछना पड़ता था कि हम ये प्रिंट करना चाहते हैं, क्या हम ये प्रिंट कर सकते हैं, उनको पूछना पड़ता था। और गवर्नमेंट ने जैसे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जमात इस्लामी, ये दो पार्टीज़ थी जो कि रिलीजन के ऊपर बनी थी, इन दो पार्टीज़ को बैन कर दिया। क्यों बैन करा? इसलिए बैन करा क्योंकि गवर्नमेंट को लगा कि सोशल और कम्युनल डिसहार्मनी प्रोड्यूस करेंगे। मतलब ये क्या पता ये थोड़े बहुत ये कुछ नुकसान कर दे, या फिर कुछ इस तरीके से रायट्स हो जो दंगे करवा दे, इस तरीके से कुछ ऐसा लगा। और फिर गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने बोला कि जो जो सिटीजन्स है वो फंडामेंटल राइट्स के लिए कुछ नहीं कर सकते, वो कोर्ट में नहीं जा सकते फंडामेंटल राइट्स के लिए, क्योंकि जो इमरजेंसी की जो स्टेट है वो इम्प्लीमेंट हो चुकी है। ठीक है, और गवर्नमेंट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन का बहुत ज़्यादा यूज़ करा। सो द गवर्नमेंट मेड एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होती है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन मीन्स दैट a person is arrested not because he or she has committed some crime, but because it may happen that he or she would commit a crime। मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन होते क्या है कि कोई इंसान को अरेस्ट करा जाता है, इसलिए नहीं कि उसने कुछ गलत काम करा है, कोई क्राइम करा है, बल्कि इसलिए अरेस्ट किया जाता है कि ऐसा शक होता है ना, ऐसा शक होता है कि वो कुछ गलत काम कर देगा। तो लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन के एक बलबूते पर लोगों को अरेस्ट करा गया। सो व्हाट इज़ प्रिवेंटिव डिटेंशन? सो पीपल apprehending that somebody would be a harm to the society, would be a harm to the nation, so the police or the government arrest that person। ठीक है, उसको अरेस्ट कर लेती है। तो ये होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब जो अरेस्टेड लोग थे वो अपना जो अरेस्ट है, अब देखो हमारे पास रिट होता है, कौन सा रिट होता है? हमारे पास रिट होता है हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस एक रिट है, ठीक है। तो वो हम उस रिट को भी यूज़ नहीं कर सकते थे। वो लोग इस रिट का यूज़ करके सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते थे, वो एफआईआर दर्ज नहीं करवा सकते थे अपने अरेस्ट के खिलाफ। ठीक है ना। तो मतलब जो आप कह लो जुडिशरी के जो डोर्स थे वो बिल्कुल क्लोज हो चुके थे। मतलब आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते थे कि गवर्नमेंट आपका साथ देगी, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आपका साथ देगा। जो न्यूज़पेपर थे जैसे कि द इंडियन एक्सप्रेस और द स्टेट्स मैन, इन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करा। अब देखो सेंसरशिप लगी हुई थी, तो ये लोग मतलब खुल के ओपनली तो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे कुछ भी छाप कर। ये लोग क्या करते थे, ये लोग ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया करते थे। सो दीज न्यूज़पेपर्स यूज टू लीव ब्लैंक स्पेसेस सो एज टू शो दैट हाउ अनॉयड दे आर। अपना एंग्विश, अपना गुस्सा दिखाने के लिए ये लोग ब्लैंक स्पेसेस छोड़ दिया करते थे। और जैसे जो मैगजीन्स थी जैसे कि सेमिनार और मेन स्ट्रीम, इनको इतना ज़्यादा मतलब गुस्सा था कि इन्होंने ये बंद ही इन्होंने कर दिया
ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि ये सेंसरशिप एक्सेप्ट करे, इसलिए उन्होंने ये बिल्कुल बंद ही हो गई, ये जितने भी न्यूज़पेपर्स थे। और ये एक ऐसा टाइम था जब ये कन्नड़ राइटर शिवरम करानत, इन्होंने अपना पद्म भूषण जो अवार्ड था वो इन्होंने गुस्से में दे दिया। फणीश्वर नाथ रेणु जो हिंदी पोएम्स और हिंदी राइटर थे, इन्होंने भी अपना पद्मश्री अवार्ड रिटर्न कर दिया इन प्रोटेस्ट, है ना। तो आप कह सकते हो कि बाय एंड लार्ज मतलब पूरी तरीके से जो ये जो एक्ट थे डिफायंस का, मतलब लोग इतना ओपनली प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे थे। ये जो प्रोटेस्ट थे, लोग थी पीपल वर नॉट हैप्पी, लोग खुश नहीं थे, पर लेकिन जो ओपनली प्रोटेस्ट होता है वो भी बहुत कम थे। और फिर बाद में 42nd मतलब 42 अमेंडमेंट हुआ, और 42 अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। वी ऑल्सो कॉल इट एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। वाई? बिकॉज अ लॉट ऑफ मॉडिफिकेशंस हैव बीन डन सो फार इन दिस अमेंडमेंट। तो कई सारे अमेंडमेंट हो चुकी है, इसमें कई सारे मॉडिफिकेशन हो चुके हैं, अ सीरीज ऑफ चेंजेस वर डन। तो इसमें पहला एक चेंज था कि जो लेजिस्लेचर का जो टेन्योर होगा, लेजिस्लेचर का जो टाइम पीरियड होगा, वो अभी जैसे 5 साल होता है, उसको 5 साल से 6 साल का बनाने की सोच रहे थे। तो ये कुछ इस तरीके से चेंजेस इसमें आ रहे थे। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या इमरजेंसी नेसेसरी है? चलिए देखते हैं। तो देखो गवर्नमेंट ने क्या बोला, द गवर्नमेंट आर्ग्यूड दैट इन अ डेमोक्रेसी द ऑपोजिशन पार्टीज मस्ट अलाउ द रूलिंग पार्टी टू गवर्न अकॉर्डिंग टू इट्स पॉलिसीज। ओके, अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो एक डेमोक्रेसी में, एक लोकतंत्र में जो ऑपोजिशन पार्टीज़ है उनको बिल्कुल अलाउ करना चाहिए रूलिंग पार्टी को, मतलब जो जो विद्रोही दल है उनको रूलिंग पार्टी को अलाउ करना चाहिए, ताकि जो रूलिंग पार्टी है वो आराम से अपने विशेष के अनुसार वो रूल कर सके, है ना। इंदिरा गांधी के जो सपोर्टर्स थे उन्होंने बोला कि एक डेमोक्रेसी में आपके पास इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स नहीं खेलनी चाहिए, आपको इतना ज़्यादा गवर्नमेंट को टारगेट नहीं करना चाहिए कि गवर्नमेंट मतलब क्या कर सके, गवर्नमेंट अपना काम कर ही नहीं सके। और इससे क्या होता है, इससे इंस्टेबिलिटी वाली सिचुएशन हो जाती है कि गवर्नमेंट अपना काम नहीं कर पाती, क्योंकि जितनी भी जो एनर्जी होती है गवर्नमेंट की वो डाइवर्ट हो जाती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में, क्योंकि जो अपोजिशन पार्टीज़ होती है वो इतना ज़्यादा मतलब डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देती है कि सारा जो एनर्जी होता है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में लग जाता है। तो फिर बाकी जो वेलफेयर स्कीम्स होती हैं उनके ऊपर कैसे ध्यान दे। और इंदिरा गांधी ने एक लेटर, शाह कमीशन एक हुई थी, शाह कमीशन के ऊपर हम पढ़ेंगे कि शाह कमीशन क्या थी, इसके ऊपर भी हम पढ़ेंगे। तो इंदिरा गांधी ने एक लेटर लिखा शाह कमीशन को, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो सब वर्सिव फोर्सेस हैं, सो देयर आर सम फोर्सेस, देयर आर सम पीपल, ठीक है। और ये लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट के जो प्रोग्रेसिव प्रोग्राम्स है, मतलब जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो अच्छे अच्छे काम करना चाहती है, गवर्नमेंट जो प्रोग्रेसिव प्रोग्राम जो अच्छे अच्छे काम करना चाहती है वो ये लोग करने नहीं दे रहे गवर्नमेंट को। ये लोग बहुत ज़्यादा बैरियर्स क्रिएट कर रहे हैं, मतलब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के द्वारा, मतलब बैरियर्स क्रिएट कर रहे हैं, ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं विदाउट एनी रीज़न, मतलब इस तरीके से। तो ये सब चीज़ें उस टाइम पे हो रही थी, ठीक है ना। अब देखो जो जयप्रकाश नारायण, तो कई सारे ऑपोजिशन लीडर्स थे, है ना, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि जो ये प्रोटेस्ट हो रहे थे, है ना, तो ये जो प्रोटेस्ट हो रहे थे ये पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहे थे, कुछ भी इस तरीके से ऐसा नहीं था कि लिमिट क्रॉस हो गई थी। देयर वाज नथिंग लाइक दैट लिमिट्स वर क्रॉस्ड, है ना, ऐसा कुछ नहीं था कि लिमिट्स क्रॉस हो गई थी, है ना। पर और फिर उन्होंने बोला कि अगर लिमिट भी क्रॉस हो गई थी तो और भी तरीके थे इन लिमिट्स क्रॉस होने को बचाने के लिए, कि अगर मान लो लिमिट क्रॉस भी हो गई थी तो कई सारे तरीके थे इसको रोकने के लिए। तो ये इतना ज़्यादा ड्रैकोनियन, मतलब इतना ज़्यादा ये एकदम जैसे कहते हैं ना कि एकदम बहुत भयंकर सा और बहुत ज़्यादा डरावना, एकदम फ्राइटनिंग। तो ये मेजर था कि एकदम इमरजेंसी डिक्लेयर कर देना, कि अगर कोई लिमिट भी क्रॉस हो रही थी तो इमरजेंसी डिक्लेयर कर देना। तो ये कहीं की समझदारी की बात इनको नहीं लगी। सो इट वाज नॉट कंसीडर्ड अ थिंग ऑफ विजडम बाय द रेस्ट ऑफ द पीपल, क्योंकि उनको ये लगा कि कोई ज़रूरत नहीं थी इमरजेंसी डिक्लेयर करने की। अब आगे देखते हैं। अच्छा गाइस, मैं आपको बात बताना भूल गया कि अब हम थोड़ा सा एक बारी एक ग्लिम्प्स ले लेते हैं शाह कमीशन का।
शाह कमीशन के ऊपर मैं नोट्स बनाना भूल गया इधर, बट ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको ये है क्या शाह कमीशन। देखो शाह कमीशन जो था ना, वो हमारा शाह कमीशन क्या था, शाह कमीशन को हेड कर रहे थे। सो शाह कमीशन वॉज हेडेड बाय जस्टिस जे.सी. शाह। ठीक है, जे.सी. शाह वॉज द वन हु वॉज हेडिंग दिस कमीशन। तो जे.सी. शाह ने एक कमीशन हेड करी जिसका नाम था शाह कमीशन। ठीक है, अब शाह कमीशन में क्या हुआ, शाह कमीशन में इंदिरा गांधी से कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए कि इमरजेंसी क्यों डिक्लेयर करी, व्हाट वर द रीजंस, और मतलब कई सारे उनसे क्वेश्चन पूछे गए। और शाह कमीशन में ना वो सारे एविडेंसेस, वो सारे प्रूफ्स वगैरह कलेक्ट किए गए जिससे ये साबित किया जा सके कि जो इमरजेंसी डिक्लेयर करी गई थी, इट वाज फ्यूटाइल, वो बिल्कुल बेकार थी, उसका कोई काम नहीं था, है ना। इमरजेंसी कई सारे मतलब लोगों का ये भी कहना है कि इंदिरा गांधी हैड बिकम प्रिकैरियस, कि इंदिरा गांधी शी हैड बिकम प्रिकैरियस, शी वाज मोर फ्राइटेंड, बिकॉज हर ओन बिकॉज हर ओन थ्रोन वॉज इन डेंजर। मतलब उसकी जो खुद की जो ताकत था उनका, जो खुद का जो उनका पावर था वो डेंजर में था। तो ये सिचुएशन उस टाइम पे थी। अब हम आगे पढ़ते हैं कि व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है, अब हम देखते हैं व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग इमरजेंसी। देखो इमरजेंसी के टाइम पे हुआ क्या कि गवर्नमेंट ने बोला कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना चाहती है ना। गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने बोला कि हमने इमरजेंसी इसलिए डिक्लेयर करी है ताकि जो लॉ एंड ऑर्डर, जो ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, उसको हम ठीक करके लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें, ताकि जो एफिशिएंसी जो कम हो गई है उसको हम रिस्टोर करें। और जो ये हम जो लोग जो प्रो पुअर मतलब गरीबों के लिए जो वेलफेयर प्रोग्राम है वो हम चला सके। तो उस टाइम पे एक 20 पॉइंट प्रोग्राम चालू हुआ था। 20 पॉइंट प्रोग्राम क्या होता है, आई टेल यू व्हाट इज़ इट। देखो 20 पॉइंट प्रोग्राम क्या था कि लैंड रिफॉर्म्स आए थे। लैंड रिफॉर्म्स क्या होते हैं, देख लो लैंड रिफॉर्म्स क्या होते हैं। लैंड रिफॉर्म्स होते हैं कि जैसे जो बहुत ज़्यादा अमीर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़मीन इकट्ठी करते रहते हैं, वो कलेक्ट करते रहते हैं ज़मीन कई सारी वो उन। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ने एक सेट प्रिस्क्राइब्ड एक लिमिट रख रखी है कि किस इंसान के पास कितनी ज़मीन हो सकती है, और जिसके पास थोड़ी एक्स्ट्रा होती है उससे थोड़ी सी ज़मीन गवर्नमेंट ले लेती है। और फिर उन सभी लैंड के पीसेस को गवर्नमेंट एक साथ मिला देती है, और फिर वो जो एरिया होता है वो बहुत बड़ा लैंड का टुकड़ा बन जाता है। फिर वहाँ पे एग्रीकल्चर किया जाता है, जिससे कि जो गरीब लोग होते हैं, जो लैंडलेस वर्कर्स होते हैं, उनको काफ़ी फ़ायदा होता है। तो इसमें लैंड रिफॉर्म्स करे गए थे, लैंड को डिस्ट्रीब्यूट करा गया था। एग्रीकल्चर में जो वेजेस होते हैं, मतलब जो लोग खेती बाड़ी करते हैं उनकी वेजेस पे ध्यान दिया गया था। वर्कर्स जो थे, वर्कर्स की कंडीशन पे ध्यान दिया गया था, और जो बॉन्डेड लेबर होता है उसको हटाया गया था। देयर वाज एन इरेडिकेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर, मतलब जो बंधुआ मजदूरी थी उसको हटाया गया था अंडर द 20 पॉइंट प्रोग्राम। ठीक है, तो ये चीज़ें करी गई थी। और इस टाइम पे शाह कमीशन की, जब मैंने बताया था आपको शाह कमीशन के बारे में, विच वाज हेडेड बाय जस्टिस जे.सी. शाह, तो उसमें क्या हुआ कि 1,11,000 पीपल वर अरेस्टेड। और इस टाइम पे क्या हो रहा था, इस टाइम पे डिमोलिशंस हो रहे थे, द हाउसेज ऑफ पीपल वर बीइंग ब्रोकन, उनके घरों को तोड़ा जा रहा था, टॉर्चर किया जा रहा था, लोगों को कस्टोडियल डेथ हो रही थी, लोगों को मारा जा रहा था, स्टेरिलाइजेशन हो रही थी, स्टेरिलाइजेशन जैसी चीज़ें भी हो रही थी उस टाइम पर। ठीक है, तो ये स्टेरिलाइजेशन वगैरह जो चीज़ें थी, कस्टोडियल डेथ हो रही थी, तो ये इम्पैक्ट थे बहुत ज़्यादा डरावने इस इमरजेंसी के। अब आगे देख लेते गाइस कि हमारा लेसन्स क्या है, हमने क्या सीखा, व्हाट हैव वी लर्नड फ्रॉम दिस स्टेट ऑफ इमरजेंसी। द फर्स्ट लेसन इज इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू डू अवे विद डेमोक्रेसी इन इंडिया। सी, ये जो इमरजेंसी चली तीसरी बार, ठीक है, इट कॉन्टिन्यूड फॉर 21 मंथ्स। ठीक है, 21 महीनों के लिए पूरा ये चला। ठीक है,
अब इस पूरे टाइम फ्रेम में, इस पूरे टाइम स्पैन में हमने ये सीखा कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डू अवे विद डेमोक्रेसी इन इंडिया। बहुत मुश्किल है कि इंडिया में डेमोक्रेसी के बिना रहा जाए, बिकॉज अगर डेमोक्रेसी नहीं होती है, नहीं थी उस टाइम पे, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। देखो किस तरीके से लोगों को स्टेरिलाइज करा जा रहा था, फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन हो रही थी, कस्टोडियल डेथ करा जा रहा था, टॉर्चर करा जा रहा था, पीपल वर बीइंग टॉर्चर्ड, पीपल वर बीइंग किल्ड। बहुत ज़्यादा उस टाइम पे ये नुकसान हो रहा था। दूसरा जो लेसन हमने ये सीखा कि इमरजेंसी जो है ना, मतलब अब उस टाइम पे देखो, उस टाइम पे एज सच कोई दंगे नहीं हुए थे, कोई सिविल वॉर नहीं हुई थी, है ना। पर लेकिन इन्होंने क्या करा, इन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी कि भाई इंटरनल डिस्टर्बेंस है। तो अब ये प्रोविज़न बनाया गया है कि अगर इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटाकर बोला गया है कि अगर देश में अगर युद्ध का माहौल बन जाए, अगर देश में आर्म्ड रेबेलियन हो जाए, अगर इफ़ पीपल स्टार्ट फाइटिंग विद वन अनदर, अगर लोग लड़ने लग जाते हैं एक दूसरे से, दंगे हो जाते हैं, सिविल वॉर हो जाती है, अगर आर्म्ड रेबेलियन है तो ही इमरजेंसी लगेगी। ठीक है। तीसरा जो लेसन हमने सीखा कि देखो जो सिविल लिबर्टीज़ है, लोग अपने अपने सिविल लिबर्टीज़ के बारे में लोग अवेयर हुए। सिविल लिबर्टीज़ क्या है कि जैसे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, जो ये पुलिस है, या फिर जो और भी ज़्यादा प्रशासन है, जो हमारा गवर्नमेंट है, हमें ये पता लगा कि जो ये हमारा पुलिस है और हमारे पुलिस वगैरह होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होते हैं, ये कितने ज़्यादा वल्नरेबल हो गए, कितने ज़्यादा वीक हो गए थे। मतलब एकदम ये पपेट बन के रह गए थे, एकदम कठपुतली बन के रह गए थे ये गवर्नमेंट की। ये मतलब ये इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पा रहे थे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो है, मतलब ये हमारे पुलिस वगैरह, ये जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, ये इंडिपेंडेंटली, ये स्वतंत्र रूप से, आज़ादी से, खुले रूप से, ओपनली काम कर सके बिना किसी प्रेशर के। तो लोगों को अपनी सिविल लिबर्टीज़, लोगों को अपने राइट्स के बारे में बहुत ज़्यादा उनका महत्व पता लगा, उनका इम्पोर्टेंस पता लगा। ये इमरजेंसी का ऐसा टाइम था कि पीपल वर नॉट एबल टू गो टू कोर्ट्स, people were not able to challenge their arrest through habeas corpus। लोग कोर्ट में नहीं आ सकते थे, लोग जुडिशरी से मदद नहीं मांग सकते थे, पुलिस कुछ नहीं कर पा रही थी, हेबियस कॉर्पस का कुछ नहीं हो रहा था। मतलब जो रिट था, लोग रिट का यूज़ नहीं कर पा रहे थे। और मतलब सुप्रीम कोर्ट भी मतलब कि अपने वर्डिक्ट से ऊपर गवर्नमेंट का वर्डिक्ट ऊपर रख रही थी। तो ये बहुत ज़्यादा एक ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन उस टाइम पे हो गई थी। अब आगे देखते हैं पॉलिटिक्स आफ्टर इमरजेंसी, की उस टाइम इमरजेंसी के बाद की पॉलिटिक्स क्या थी। तो हाउ वाज द पॉलिटिक्स आफ्टर इमरजेंसी। तो सून आफ्टर द इमरजेंसी इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1977। अब इमरजेंसी के बिल्कुल बाद इलेक्शंस 1977 में हो गए थे। ठीक है। और जो ऑपोजिशन पार्टी थी, उन्होंने इलेक्शंस लड़ा ऑन द स्लोगन ऑफ सेफ डेमोक्रेसी। उन्होंने डेमोक्रेसी को बचाने, मतलब एक इन्होंने स्लोगन दिया, जो ऑपोजिशन पार्टी थी उन्होंने स्लोगन दिया सेफ डेमोक्रेसी। और इस स्लोगन के बेसिस पर उन्होंने एक पूरा इलेक्शन लड़ा। और उन्होंने ये बोला कि द गवर्नमेंट हु इज़ परसीव्ड टू बी एंटी डेमोक्रेटिक इज सीवियरली पनिश्ड। कि वो गवर्नमेंट जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट जाती है, जो एंटी डेमोक्रेटिक बनती है, वो पनिश होती है, उनको पनिशमेंट मिलती ही मिलती है। अब हम बात करेंगे लोकसभा के इलेक्शंस जो हुए थे 1977 में। अब क्या हुआ, जितनी भी जो अपोजिशन पार्टीज़ थी, दे गॉट टुगेदर, वो एक साथ आ गई। वो एक साथ इसलिए आई ताकि उनके वोट्स डिवाइड ना हों। ठीक है। और एक पार्टी और बनी थी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। ये बनी थी जगजीवन जो राम थे, जगजीवन राम। ठीक है। जगजीवन राम ने बनाई थी ये पार्टी। 1 मार्क्स में आ सकता है, जगजीवन राम। ठीक है। जगजीवन राम ने ये पार्टी बनाई थी। और उस टाइम पे कांग्रेस को खाली 154 सीट्स मिली थी, और ये बहुत बड़ी हार थी कांग्रेस के लिए। और जो अपोजिशन पार्टी थी उसको मिले थे 330 सीट मिली थी 542 में से। तो जो कांग्रेस था, कांग्रेस मतलब आप कह लो ऑलमोस्ट नॉर्थ इंडिया में से कांग्रेस हार गया था। और इंदिरा गांधी जी जो थी वो रायबरेली से हार गई थी, और उनके जो बेटे थे संजय गांधी वो अमेठी से हार गए थे। और ऐसा भी माना जाता है कि संजय गांधी डिड नॉट होल्ड एनी ऑफिशियल पोजीशन इन द गवर्नमेंट, है ना। गवर्नमेंट में संजय गांधी का कोई रोल नहीं था, वो कोई पोजीशन होल्ड नहीं करते थे। फिर भी वो इक्वली पार्टिसिपेट करते थे जितने भी अफेयर्स होते थे गवर्नमेंट में, मतलब जितनी भी बातें वगैरह होती थी, जितने भी डिसीजन होते थे, संजय गांधी
यूज टू बी देयर इन ईच एंड एवरी डिसीजन। तो फिर ये बात भी बोली जाती थी कि संजय गांधी कोई ऑफिशियल पोजीशन उनके पास नहीं है, वो मतलब उनके पास कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं है, फिर भी वो इक्वली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज जनता गवर्नमेंट। अब देखते हैं, देखो इलेक्शंस के बाद क्या हुआ। इलेक्शंस के बाद 3 लीडर ऐसे थे जनता गवर्नमेंट के। कौन कौन से थे? मोरारजी देसाई, चरण सिंह और जगजीवन राम वो जिन्होंने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी बनाई थी। तो इन तीनों के बीच में कंपटीशन होने लगे कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। उस टाइम पे जनता पार्टी जीती थी, ठीक है, 1977 में। तो ये जो जब ये इलेक्शंस हुए तो जो हमारे मोरारजी देसाई को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, ठीक है। मोरारजी देसाई को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। पर वही है ना कि आप कह सकते हो कि मोरारजी देसाई जो थे ये एक ऐसी पार्टी थी जो कि मतलब टिक नहीं पाई थी। मोरारजी देसाई के बाद चौधरी चरण सिंह आए, ठीक है। और चौधरी चरण सिंह की पार्टी भी खाली 3 मंथ्स तक चली, 3 महीनों तक चली, और वो पार्टी भी कोलैप्स हो गई क्योंकि कांग्रेस ने अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया, अपना सपोर्ट वापस ले लिया, ठीक है। तो माना जाता है कि जनता गवर्नमेंट इसलिए नहीं चल पाई क्योंकि वो जो पार्टी थी उसमें कोई डायरेक्शन नहीं थी, कोई एक पर्टिकुलर गोल नहीं था, कोई डायरेक्शन नहीं थी, ठीक है। कोई लीडरशिप नहीं थी, कोई कॉमन प्रोग्राम नहीं था, कोई इनका कोई गोल नहीं था। इसलिए जनता पार्टी जो थी बहुत जल्दी जनता पार्टी वो कोलैप्स हो गई गवर्नमेंट, और फिर दोबारा इलेक्शन हुए। एंड देन फिर उस इलेक्शन में क्या हुआ, उस इलेक्शन में फिर से कांग्रेस पार्टी हमारी जीत गई। अब हम बात करेंगे हमारा नेक्स्ट दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज लेगेसी। अब देखो लेगेसी के बारे में हम बात करेंगे कि जो कांग्रेस जो पार्टी थी इट हैज स्टार्टेड शेडिंग द इंक्लूसिव कैरेक्टर ऑफ इट, है ना। तो देखो जो कांग्रेस पार्टी हैज़ ऑलवेज बीन कॉल्ड एज दी अम्ब्रेला पार्टी। कांग्रेस पार्टी को अम्ब्रेला पार्टी भी बोलता है बिकॉज जो कांग्रेस पार्टी हैज़ द नेचर, कांग्रेस पार्टी इट हैड द नेचर, नॉट हैज़ द नेचर बट इट हैड द नेचर। इनका ये नेचर था कि ये जो कांग्रेस पार्टी थी ये अलग अलग पार्टीज जिनकी एक डिफरेंट आइडियोलॉजी भी है, या फिर एक अलग पार्टी जिनका एक अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन भी है अलग पार्टी का, वो पार्टी भी कांग्रेस में आ सकती थी। तो कांग्रेस पार्टी को एक अम्ब्रेला पार्टी बोलते थे। तो अब कांग्रेस जो थी, अब कांग्रेस हर किसी को अपनी पार्टी में नहीं आने देती थी जिनकी अलग आइडियोलॉजी होती थी। तो ये अम्ब्रेला पार्टी वाला जो टैग था ये धीरे धीरे कांग्रेस से हटता जा रहा था। और ये बैकवर्ड क्लासेस का जो एक इशू भी आ रहा था, द इशू ऑफ बैकवर्ड क्लासेस इन बिहार एंड द मंडल कमीशन। So what actually happened, earlier there were two groups of minority, ठीक है। माइनॉरिटी में 2 ग्रुप थे, एक थे SC स्केड्यूल कास्ट और एक ST स्केड्यूल ट्राइब, ठीक है। बट देन वी गॉट टू नो दैट there are a number of people who are also backward, है ना। तो उनको हमने नाम दिया OBC, अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो इसी के ऊपर एक मंडल कमीशन आई थी। व्हाट वाज मंडल कमीशन? मंडल कमीशन प्रपोज्ड दैट 27% ऑफ सीट्स शुड बी देयर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द OBCs, है ना। OBCs के लिए 27% सीट होनी चाहिए, ठीक है, जॉब्स वगैरह में, क्योंकि ये भी हमारी बैकवर्ड क्लासेस है, ये भी हमारी बैकवर्ड क्लासेस है। तो ये मंडल कमीशन था। एंड सबसे पहले नॉर्थ इंडिया में बिहार में आया था ये, और ये बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल द्वारा चलाया गया था। सो इट वॉज लेड बाय बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। सो यू वुड बी रीडिंग अबाउट मंडल कमीशन इन चैप्टर नंबर 9 of this book, ठीक है। jurisdiction of the parliament and the judiciary, so we talked about the Keshwananda Bharati case कि कैसे जो conflict है, how the conflict has deepened between the parliament and the judiciary over the 3 questions कि parliament और judiciary के बीच में जो जो झगड़ा हुआ था, जो जो एक बहस हुई थी कि जो पार्लियामेंट है ना, वो फंडामेंटल राइट्स का ब्रेच कर सकती है, और फिर जुडिशरी ने बोला कि नहीं कर सकती। तो ये जो डिस्कशन थी, जो आर्ग्यूमेंट थे, ये आर्ग्यूमेंटेशन जो था, तो ये इसके ऊपर हमने बात करी। फिर हमने बात करी कि एमरजेंसी अगर डिक्लेयर होगी, तो एमरजेंसी वुड बी डिक्लेयर्ड, इट वुड बी इम्प्लीमेंटेड, इट वुड बी इम्पोज्ड
इन सेट लिमिट्स। ऐसा नहीं कि इमरजेंसी डिक्लेयर हो रही है तो लोगों से उनकी लाइफ छीन ली जाएगी, लोगों को टॉर्चर करा जाएगा, कस्टोडियल डेथ होगी, स्टेरलाइजेशन होगी, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर इमरजेंसी डिक्लेयर हो रही है तो भाई लिमिट में इमरजेंसी डिक्लेयर होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे इंस्टीट्यूशन बेस्ड डेमोक्रेसी एंड स्पॉन्टेनियस पार्टिसिपेशन। अब देखो, तो व्हाट इज इंस्टीट्यूशन बेस्ड डेमोक्रेसी? इंस्टीट्यूशन बेस्ड डेमोक्रेसी इज समथिंग दैट यू अधेयर टू द डेमोक्रेटिक नॉर्म्स। आप क्या कर रहे हो? यू आर फॉलोइंग द नॉर्म्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। आप क्या कर रहे हो? आप मान रहे हो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की सारी बातें। स्पॉन्टेनियस पार्टिसिपेशन क्या है? इट मीन्स दैट यू आर कॉन्टिन्यूसली फाइटिंग एंड फाइटिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। यू आर कॉन्टिन्यूसली बींग क्रिटिकल टू द गवर्नमेंट, क्रिटिकल इन अ नेगेटिव सेंस। आप गवर्नमेंट को कॉन्टिन्यूसली क्रिटिसाइज कर रहे हो। यू आर लीडिंग कैंपेन्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड यू आर नॉट लेटिंग द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो ये जो था ये स्पॉन्टेनियस पार्टिसिपेशन है। सो आई होप द चैप्टर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इन केस यू feel that something is not okay, and if you face any problem, then you can write in the comment box. I would be clarifying each and every doubt of yours. ठीक है? And then I would say that thank you, like, share and subscribe. Or guys, if you like my videos, okay, if you subscribe to my channel, then I would be coming with more such videos. Okay, I would be making these videos. It takes a lot of time to prepare these PPTs. बहुत टाइम लगता है इन PPTs को लिखने में। it is बहुत सारा लिखना पड़ता है। प्लीज़ गाइज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आई विल बी आई विल गेट दैट मोटिवेशन। मुझे मोटिवेशन मिलेगा टू मेक मोर सच वीडियोज़। ठीक है? थैंक यू, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।